नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं अदिति राजपूत। तुर्की और सीरिया में इस सदी का सबसे भयानक भूकंप आया है, जिसमें मरने वालों की तादाद अब 30,000 के करीब होने जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक ये तादाद 50,000 तक पहुंच सकती है। घायलों की संख्या जो 80,000 बताई जा रही है, वो भी 1 लाख को पार कर सकती है। 7.8 की तीव्रता के इस भूकंप और इसके बाद आए आफ्टर शॉक्स ने भयानक तबाही मचाई है। एक के बाद एक आई तस्वीरों में बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई नजर आई, ढहती हुई नजर आई। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो इस तबाही को साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कैसे देखते ही देखते हजारों इमारतें जो हैं वो मिट्टी में मिल गई, उनके नीचे हजारों लोग दबकर मर गए। मौत की तादाद ज्यादा होने की एक वजह तो ये है कि भूकंप ऐसे वक्त में आया है तड़के, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, उन्हें भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि भूकंप का सबसे ज्यादा शिकार बहुमंजिला इमारतें हुई हैं, जो भूकंप की ताकत को नहीं झेल पाई। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि कुछ इमारतें बची भी हैं, जबकि उनके ही आसपास की इमारतें जो हैं वो भरभरा कर ढह गई हैं। तो क्या इस आपदा के लिए सिर्फ भूकंप को जिम्मेदार ठहरा देना काफी होगा? भूकंप विज्ञानी कहते हैं कि भूकंप किसी को नहीं मारता, हमारे घर और इमारतें जिनमें हम रहते हैं वो हमें मारती हैं। और यही वजह है कि तुर्की और सीरिया के इस भूकंप ने दुनिया के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। इस त्रासदी ने हर देश जहां आबादी वाले इलाके हैं वहां निर्माण की नए सिरे से समीक्षा के लिए मजबूर कर दिया है, जहां बड़े भूकंप कभी भी आ सकते हैं। इनमें से अधिकतर इलाके वो हैं जहां पर जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। उन देशों में हमारा देश भारत भी है। हमारे देश में हमें इस बात की समीक्षा करनी होगी कि भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हमारे इलाकों में किस तरह का निर्माण हुआ है। हमने जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, क्या उनमें इस तीव्रता का भूकंप झेलने की क्षमता है? क्या जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो भूकंप की आशंका को देखते हुए हो रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। देश के जाने माने विज्ञानी डॉक्टर विनीत गहलोत होंगे, जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के चीफ साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर जावेद एन मलिक, जो IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में हैं। कृष्ण कुडियाल, जो जाने माने आर्किटेक्ट हैं और भूकंप की आशंका वाले इलाकों में ऐसे निर्माण में जुटे हैं जो भूकंप के लिहाज से तैयार हों और जिनमें पारंपरिक वास्तुशिल्प का भी इस्तेमाल हो। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कृष्णा भी हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। लेकिन अपने मेहमानों से बात करने से पहले हम चलते हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा के पास, जो तुर्की में आई इस आपदा के बाद भारत में उन इलाकों के बारे में बता रहे हैं जहां पर बड़े भूकंप की आशंका लगातार बनी रहती है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी के तड़के जो भयानक भूकंप आया, वो अपने साथ कई सबक भी लेकर आया है। वो सबक जानने से पहले जान लेते हैं कि धरती दरअसल हमें क्या संदेश दे रही है। उसके लिए हम सबसे पहली प्लेट तुर्की और उसके आसपास की दिखा रहे हैं। आप इस प्लेट में देखेंगे एक एनाटोलियन प्लेट है। इसे 2 बड़ी प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, लगातार दबाव इस पर बनाए हुए हैं। इसी दबाव का नतीजा 6 फरवरी का जो तड़के भूकंप आया 7.8 की तीव्रता का, वो है। ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जहां लिखा हुआ आप देखेंगे, वहां पर एक लाइन बनी हुई है और उसके आसपास कुछ रेड मार्क्स हैं। ये वो हैं जहां वो भयानक भूकंप आया और उसके बाद के आफ्टर शॉक्स आए, जिसमें एक आफ्टर शॉक 7.5 की तीव्रता का भी था। तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस भूकंप की वजह से ये एनाटोलियन प्लेट जो है ये 3 मीटर आगे पश्चिम की ओर खिसक गई। यानी इतनी ज्यादा ऊर्जा उस भूकंप में थी कि उसने इस बड़े भूभाग को 3 मीटर पश्चिम की ओर धकेल दिया। इसी से अंदाजा मिलता है कि कितनी ऊर्जा रिलीज हुई उस भूकंप के दौरान और उसके बाद के आफ्टर शॉक्स में भी, और उसकी वजह से तुर्की और सीरिया में भयानक तबाही देखने को मिली है। इसे अगर थोड़े और बड़े मैप में दुनिया के नक्शे पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट हैं ये व्यवहार करती हैं, तो इसके लिए आप ये दुनिया का नक्शा देखिए। इसमें जो धरती की सतह है दरअसल वो एक नहीं है, उसमें कई फॉल्ट हैं, वो कई जगह टूटी हुई है, वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की शक्ल में दिखती है। और ये जो काली बाउंड्री आप देख रहे हैं, काली लकीरें आप देख सकते हैं, ये उन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। इनमें कई टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कुछ एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। जो करीब आ रही हैं वो चिंता की ज्यादा बड़ी बात है वहां पर। जैसे खासतौर पर इंडियन प्लेट को अगर आप देखेंगे, ये इंडियन प्लेट जिसकी बाउंड्री आप काले मार्क से देख रहे हैं, काली लाइन से देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है और इस टकराहट का नतीजा ये है कि हिमालय में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। आपको दिखाते हैं इसको कि किस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ जियोलॉजिकल पास्ट में। आप देखेंगे हिमालय के निर्माण की ये तस्वीर। अब
ये लॉरेशिया और गोंडवाना हैं जो एक दूसरे से अलग हुए एक जियोलॉजिकल पास्ट में, और उसके बाद ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होनी शुरू हुई और फिर एक दूसरे के कुछ करीब भी आनी शुरू हुई। इसी प्रोसेस का नतीजा आप देखेंगे, ये इंडियन प्लेट है जो टकराई यूरेशियन प्लेट से, और ये जो आप एक तरह से मार्क देख रहे हैं, रेड लाइन जो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर इंडियन प्लेट टकराई है यूरेशियन प्लेट से। और इसी टकराहट का नतीजा हिमालय का निर्माण है कि दो प्लेट्स एक दूसरे पर इतना दबाव बनाए हुए हैं कि बीच का हिस्सा ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है और वो हिमालय बन रहा है। हिमालय का निर्माण दरअसल इसी तरह से हुआ है और ये प्रोसेस अब भी चल रहा है, यानी जमीन पे के नीचे ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। और इस टकराहट का एक नतीजा क्या है कि हिमालय की जो पूरी आर्क है वो काफी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। ये सेंट्रल साइज्मिक गैप है, ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि हिमालय में लगातार बड़े भूकंपों की आशंका बनी हुई है, आते रहते हैं। आप देखेंगे कई बड़े भूकंप आ चुके हैं जो 7 और 8 के आसपास के हैं, जिसमें आप एक देखेंगे कि कांगड़ा का भूकंप 1905 का है, बिहार में 1934 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, शिलोंग में 1897, 1950 में असम, नेपाल का भूकंप आपने हाल में देखा ही था, बहुत भयानक भूकंप था। तो हिमालय की जो पूरी आर्क में इसमें ये भूकंप लगातार आ चुके हैं। लेकिन ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड वाला इलाका है, गढ़वाल कुमाऊं वाला इलाका है। यहां पर 8 की तीव्रता का भूकंप पिछले 400-500 साल में नहीं आया और यहां पर धरती के नीचे दबाव बहुत भयानक बना हुआ है जो किसी भी दिन किसी बड़े भूकंप की शक्ल में सामने आ सकता है। ये भूविज्ञानियों ने अपने तमाम रिसर्च पेपर्स में चेतावनी दी है। तो इसे लेकर और भी ज्यादा एक चिंता की बात रहती है कि यहां एक बड़ा भूकंप है, उसकी आशंका बनी रहती है। इससे हमें चिंता क्यों करनी चाहिए, हम आपको अगले तस्वीर में दिखाएंगे। जो भारत का मैप है, आप इसमें देखेंगे कि वो इलाके जहां सबसे ज्यादा भूकंप की आशंका है वो भूकंप के जोन 5 में आते हैं। जो आप देखेंगे भूरे रंग से इलाके हैं, आप पूरा उत्तर पूर्व उसमें देखेंगे, आप उसमें बंगाल का एक इलाका देखेंगे, उत्तराखंड का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, उधर गुजरात का कुछ इलाका है। ये वो इलाके हैं जो जोन 5 में आते हैं। यहां कभी भी बहुत भयानक भूकंप आ सकता है, इतना दबाव यहां जमीन के नीचे बना हुआ है। उसके अलावा आप अगर थोड़े पीले रंग में देखेंगे तो ये जोन 4 का इलाका है, यहां भी भूकंप आ सकते हैं, उतने बड़े नहीं लेकिन बड़े भूकंप आ सकते हैं। चिंता की बात यह है कि ये जो जोन 4 है, खासतौर पर नीचे की तरफ जो गंगा यमुना का मैदान है उसमें ये पूरा पसरा हुआ है और यहां हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे घनी आबादी रहती है। हमारे तमाम बड़े शहर यहां रहते हैं, उनकी राजधानियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा आबादी बसती है। तो ये भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाके हैं। उसके बाद आप जोन 3 देखेंगे तो ये भी बड़ी आबादी वाला इलाका है। तो ये वो इलाके हैं जोन 3, 4, 5 और खासतौर पर 4 और 5 जहां हमको ज्यादा एहतियात बरतने चाहिए। क्या हमारा यहां जो निर्माण है वो भूकंप के लिहाज से है? क्या हमने जो भी यहां बसावट की हैं, यहां जो भी बस्तियां बसाई हैं, क्या वो भूकंप के आशंकाओं के लिहाज से हैं? ये हमारे को सोचना पड़ेगा और हमारी सरकारों को भी आने वाले दिनों में अपनी टाउन प्लानिंग इस तरह से करनी होगी कि इन इलाकों में अगर कभी कोई भूकंप आता है तो इस तरह की भारी जन धन की हानि न हो जैसी तुर्की में देखने में आई। तो ये आपने देखा, सुशील बहुगुणा ने समझाया कि कौन कौन से इलाके संवेदनशील हैं, किस तरह के निर्माण वहां पर हो रुके हैं। अब हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। प्रोफेसर जावेद एन मलिक जो IIT कानपुर से। सबसे पहले जावेद साहब, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि भारत इस वक्त किस स्थिति में है भूकंप के लिहाज से, क्योंकि जो हमने तुर्की और सीरिया में देखा वो रूह कपा देने वाला है। जी नमस्कार। देखिए, जो बहुगुणा जी ने बताया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में बराबर टकराव बना रहा है और ये इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इसको अगर मद्देनज़र रखें हम लोग तो हिमालय में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ती हैं और जो इलाका हम लोग सेंट्रल साइस्मिक गैप कह रहे हैं उस एरिया में हमारे पास चांसेस हैं कि उस एरिया में, क्योंकि पिछले 500-600 साल से बड़ा भूकंप नहीं देखा गया है। वो जो बड़ा देखा गया था वो 1505 में था, 1505 का एक भूकंप था जिसकी एविडेंस अब हमको मिल गए हैं और हमका और भी ग्रुप्स हैं जो रिसर्च ग्रुप्स हैं वो भी देखते हैं कि इसको वहाँ पे रप्चर हुआ था। जो फॉल्ट लाइन्स की बात अगर हम करें तो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट में, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा भूकंप नहीं है। हालांकि 2015 में नेपाल में आया था तो उसको भी माना जा रहा है कि वो इतना बड़ा नहीं था जो हिमालय की क्षमता है
उसके हिसाब से जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके हिसाब से वो इतना बड़ा नहीं था। और लेकिन हम अपना इलाका अगर देखते हैं जो उत्तराखंड वाला है, नेपाल से सटा हुआ वेस्ट में, जी। और फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालय देखें तो वहाँ पे आने की संभावनाएं हैं करके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कल आ जाएगा, जिस तरह से भविष्यवाणी कुछ लोग कर रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, इस दिन आएगा, इस घड़ी आएगा, वो हम लोग अभी तक उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं हम लोग करके। बिल्कुल, लेकिन आप ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे जो संवेदनशील इलाके हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा है और एक बड़ी आबादी जो है वो इसकी जद में है प्रोफेसर साहब। हाँ, ये क्योंकि अगर हम लोग ये कहते हैं, सिंपल एक फिजिक्स है कि जब साइस्मिक वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं। जो इलाके हमारे जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स वाले हैं, मतलब हम लोग कहते हैं अलूवियल प्लेन्स, जी। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में है। तो अगर हमारा अर्थक्वेक हिमालयाज में आता है, हिमालयन जोन में अगर आता है, तो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की जो एरिया है, और वो जोन भी आपने देखा है कि जो सेस्मिक जोनेशन मैप है हमारे इंडिया का, जिसको बदला गया था 2000 का भुज का भूकंप आया था उसके बाद, उससे पहले हमारे पास जोन 5 जोन हुआ करते थे, अब जोन 1 हटा दिया गया है करके। तो ये जोन 4 में जो इलाके पड़ते हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी अफेक्टेड। और ये देखा भी गया है कि हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स में और जो एम्पिरिकल रिलेशंस हैं उसमें इसको देखा भी गया है और इसको कैलकुलेट भी किया गया है कि अगर 7.5 से अबाव का मैग्नीट्यूड है तो वो करीब इलाका जो है वो 200-250 किलोमीटर तक का कवर कर लेगा, वो उसमें हलचल दिखेगी। और ये इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि क्योंकि एक्सपीरियंस और हम लोगों का तो हुआ है 2001 का भुज का जो अर्थक्वेक था, तो 250 किलोमीटर दूर जो अहमदाबाद बैठा था वहां पे भी बिल्डिंग्स गिरी थी करके। तो हम लोग ये देख के चलें कि जो हमारा तराई वाला इलाका है और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन हमारे सदर्न साइड में हम लोग आते हैं, जहां पे हमारा थिक अलूवियम बैठा हुआ है, उस एरिया में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वजह से तरंगे जो हैं वो ज्यादा डैमेज करेंगे करके। तो ये चीज, ये हमारे लिए चिंता वाली बात हमेशा रहेगी करके। बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस कहते हैं लिक्विफैक्शन, तो वो लिक्विफैक्शन तो होना बिल्कुल एक एसोसिएटेड प्रोसेस ही है, सेकेंडरी प्रोसेस है उसके साथ। बिल्कुल। सुधीर कृष्णा जी भी हमारे साथ हैं, आप शहरी विकास मंत्रालय के सचिव रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे जो शहरी विकास है भूकंप को ध्यान में रखते हुए वो किया गया है? देखिए, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से मार्गदर्शक गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, अर्बन URDPFI गाइडलाइन है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग प्लान फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस 2014-15 में बनी थी ये, और उसको अपडेट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अपडेट करने के साथ साथ जो अभी है गाइडलाइन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करना है उनको, बिकॉज प्लानिंग और बिल्डिंग रेगुलेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार की ड्यूटी है और उन्होंने इस ड्यूटी को अच्छे ढंग से निभाया है कि गाइडलाइन उन्होंने जारी कर रखी है। तो ये जो प्लानिंग की गाइडलाइन है उसमें 2 हिस्से हैं। प्लान, अभी तक तो लोकल प्लान पर ही ध्यान दिया जा रहा है, वो भी अधूरा ही है। आधे से ज़्यादा शहरों के प्लान नहीं है और जो है वो अपडेट नहीं है। तो वो प्लान्स को अपडेट करना है इस दृष्टिकोण से, खास तौर से इस दृष्टिकोण से। और रीजनल प्लान पे ध्यान दिया ही नहीं गया है। केवल कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर रीजनल प्लान किसी तरह से है। जैसे मान लीजिए NCR प्लानिंग बोर्ड है, जो कि भारत में अनूठा और अकेला है, जो अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक रीजन को डिफाइन किया गया है। तो जो ये अर्थक्वेक की समस्या है या फ्लडिंग की समस्या है, ये केवल शहर से, उसका जो रूट है वो शहर तक सीमित नहीं है, वो शहर के बाहर से भी उसका संबंध है। बोथ साइड्स, उसका प्रभाव और उसका जो जेनेसिस है, दोनों शहर के बाहर तक जुड़ा हुआ है। इसलिए रीजनल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। तो रीजनल प्लान तो शायद बहुत कम ही शहरों के रीजन के लिए बनाए गए हैं। तो अब ये समय आ गया है। अभी तो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, यही समस्याएं जो हैं वो बाढ़ में भी आती हैं, फ्लडिंग में, जब शहरों में फ्लडिंग होती है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है, हेवी रेनफॉल होती है, तो उस समय फ्लडिंग की बात आती है। तो ये तो एक हमें देखना है, प्लानिंग की बात जो हुई जी। तो मतलब सम एंड सब्सटेंस ये है कि रीजनल प्लान बनाना है और जो शहरों के प्लान है उनको अपडेट करना है और उनको फौरन जो है रिवाइज करना है। साथ साथ जो गाइडलाइन बेसिक है URDPFI गाइडलाइन, उसको भी अब हमें रिवाइज करना पड़ेगा। 2014-15 में लॉन्च हुई थी, 8-10 साल हुए जा रहे हैं। तो ये तो एक हुआ। दूसरा ये है बिल्डिंग रेगुलेशंस। तो
तो देखिए छोटे छोटे शहर जो हैं उनके तो बिल्डिंग रेगुलेशन है ही नहीं, अगर है तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर फॉलो करना चाहें तो उनके पास स्टाफ नहीं है जो कि उसको मॉडरेट कर सके, मॉनिटर कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। छोटे छोटे रहे, जो हमें जोशीमठ की बात बहुत हुई हाल में, तो जोशीमठ छोटा सा शहर है, उनके पास कितने स्टाफ होंगे जो ये देख सके, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े होटल बनाएंगे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये जो है बिल्डिंग बायलॉज को एक तो अपडेट करना होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड हैज गिवन एनफ फीचर्स, इट हैज प्रोवाइडेड एनफ फीचर्स for many things including the earthquake resistance also। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बिल्डिंग बायलॉज को मॉडिफाई करके म्यूनिसिपैलिटी को अडॉप्ट करना है, ये बहुत आवश्यक है। और देखिए वो बिल्डिंग सॉरी मैं थोड़ा टाइम अगर दें आप, तो 2-4 बातें बहुत जरूरी है मैं कहना चाहूंगा कि बिल्डिंग बायलॉज को एनफोर्स करना भी जरूरी है, यानी कि जो उसकी बिल्डिंग प्लान आया है उसको अप्रूवल देने के समय देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग बायलॉ, अभी किसी को छोटे शहरों में तो खास तौर से कोई अप्रूवल का मतलब ही नहीं है, सिवाय सेटबैक छोड़ दीजिए, इतना फिर बना लीजिए जो मर्जी है, इतने मंजिल का क्या उसका फाउंडेशन का तरीका होना चाहिए, फाउंडेशन किस तरह बनना चाहिए, और बिल्डिंग के जो है मटेरियल कैसे यूज करना चाहिए, ये सब देखने के प्लान अप्रूवल के पहले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड में सब लिखा हुआ है जी। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिफोर ऑक्यूपेंसी ये तो लिखा हुआ है। लेकिन जो हमें इसके अलावा करना है, जिसके कि भारत सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, कि बिल्डिंग बन गई जो है, खासतौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने के बाद एवरी 5 ईयर इंस्पेक्शन उसका होना चाहिए, ये भी एनबीसी में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं फॉलो हो रहा है। बिल्कुल सुधीर जी, मैं वही बोलना चाह रही थी आपसे कि जो भी बातें आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार समीक्षा होनी चाहिए या इन बातों को फॉलो किया जाना चाहिए, इन रूल्स को लेकर इमारतों का निर्माण होना चाहिए, उन सब का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन आपकी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगी। एक बार मैं विनीत गहलोत जी के पास यहाँ पर जाना चाहूँगी। विनीत सर, यहाँ पर हमें ये भी आपसे जानना है कि भूकंप के लिहाज से हमारी सरकारों को सबसे ज़्यादा इस वक्त किन इलाकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे थे कि हिमालय के आर्क की जो बात की गई, तो वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आ रहा है, हमारी राजधानी दिल्ली का इलाका आ रहा है, गंगा से सटे जो राज्य हैं वो आ रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी आबादी इसकी जद में है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है इस तरह से कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि साहब हिमालय में भूकंप आएगा, और ऑफ कोर्स हिमालय तो संवेदनशील है ही है, अंडमान निकोबार जिसको जहां पे 2004 का अर्थक्वेक आया था वो भी संवेदनशील है। लेकिन एक चीज जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आप ध्यान से गणना को देखें, नंबर को देखें, तो जितने लोग हमारे जो कि संवेदनशील इलाके नहीं हैं, जोन 5 में नहीं हैं, जो कि हिमालय से दूर हैं, जितने लोग पिछले 200 साल में वहां पे मरे हैं, उतने ही लोग जो संवेदनशील इलाकों में भूकंप आए हैं उनसे मरे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो हिमालय से दूर के इलाके हैं वहां पे ज्यादा है, वहां पे लोगों के उसमें जहन में ये बात नहीं है कि साहब यहाँ पे अर्थक्वेक आने की, भूकंप आने की संभावना हो सकती है। वहां पे वो अवेयरनेस नहीं है। वहां पे ऑफ कोर्स बिल्डिंग कोड की तो बात साहब ने अभी की, वो तो बात एकदम हमारे यहाँ ऐसी लगती है जैसे कि हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड की तो बात नहीं करता हमारे यहाँ। तो ये बात सही है कि संवेदनशील इलाके हमें मालूम है, जैसे कि हिमालय का संवेदनशील इलाका बहुत ज्यादा है। अंडमान निकोबार में अभी भूकंप आया था 2004 में, तो उम्मीद है कि शायद वहां पे अगले कुछ दशकों तक वहां पे कोई बड़ा भूकंप नहीं आएगा, तो इसलिए उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो हमारे इलाके जो कि जिसको हम प्लेट इंटीरियर रीजन कहते हैं, जैसे कि कच्छ में भूकंप आया था या लातूर में भूकंप आया था, उससे पहले जबलपुर में आया था, तो ये इलाके जो हैं यहाँ पे छोटा भूकंप भी बहुत लोगों बहुत तबाही लेके आता है। और उसका मेन रीजन यही है कि हमारी वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, हमारी वहां पे जो अवेयरनेस है वो कम है, बिल्डिंग कोड्स को ढंग से फॉलो नहीं किया गया है। तो ये सब चीजों के मद्देनजर जो अभी इन साहब ने बात कही कि साहब बिल्डिंग कोड्स को, गाइडलाइंस को फॉलो की बात नहीं है, गाइडलाइंस नहीं, आई मीन मेरे हिसाब से तो बिल्डिंग कोड्स का एनफोर्समेंट होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग कोड आप नहीं फॉलो करेंगे किसी बिल्डिंग, किसी भी, चाहे वो रिहायशी इलाका हो चाहे वो बड़ी बिल्डिंग्स हो, तब आपको आपके ऊपर पेनल्टी होगी। तो मेरे हिसाब से तो एनफोर्समेंट जरूरी है बजाय गाइडलाइंस के। बिल्कुल
जावेद जी, यहाँ पर जिस तरह से बिल्डिंग एनफोर्समेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, नियमों की बात यहाँ पर की जा रही है, नियमों को तो देखा ही नहीं जाता। और हमारे यहाँ एक ये भी हमने टेंडेंसी देखी है कि जब कुछ घट जाता है उसके बाद जागते हुए हम नजर आते हैं, जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जागते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए आज हम ये बातचीत कर रहे हैं कि आखिर भारत के लिए सबक क्या है, क्योंकि हमारे देश के कई इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील हैं भूकंप के लिहाज से, और अगर इस तीव्रता का भूकंप भारत में आ गया तो हम किस स्थिति में होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जो ऊंची ऊंची इमारतें जब बनाई जाती हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो तो शायद बात सबसे पीछे होती है, सिर्फ धड़ल्ले से जो निर्माण है वही सबके जहन में होता है। देखिए, जो विनीत जी ने बात कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स, जो कि कच्छ की बात की विनीत जी ने कहा कि वहाँ पे अवेयरनेस कम है। अब जैसे गुजरात का एरिया है, और जैसे हम लोग जो कह रहे हैं कि ये जहाँ पे कोयना का अर्थक्वेक आया था और लातूर का अर्थक्वेक था, तो वो एरियाज में भी अवेयरनेस बहुत कम है। और जिस तरह से बिल्डिंग कोड की बात अगर करें, और जैसे और भी हमारे एक्सपर्ट ने बात की है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूं, क्योंकि मैं गुजरात का रहने वाला हूं और गुजरात में मैंने भूकंप से पहले भी सर्वे किया है और उसके बाद भी सर्वे हम किए हैं। हालांकि मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मेरा हमेशा एसोसिएशन रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ। तो जिस तरह से जो इन्फोर्समेंट करना चाहिए हमको, जो बायलॉ, बिल्डिंग बायलॉज का और इसका, गुजरात में कुछ हद तक अब होने लगा है करके, क्योंकि तब ये और 2001 का जो भूकंप आया था उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और गुजरात गवर्नमेंट ने तब काफी कमर कसी थी इस चीज में कि बिना इसके वो हम लोग नहीं आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करेंगे। तो वो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं मैक्सिमम एरियाज जो हैं हमारे, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी आज आप मकान लेना चाहें, हम लोग कहेंगे अगर कंक्रीट जंगल देखना है तो आप यू गो टू नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, यू विल सी द कंक्रीट जंगल ओवर देयर। सो क्वेश्चन है कि क्या वहां पे 18-20 माले की जो बिल्डिंग बनी है वो अर्थक्वेक प्रोन है, और मतलब अर्थक्वेक से उसको झेल पाएगी अगर वहां कोई आसपास जो भूकंप अगर हिमालय में आता है कि नहीं आता है। तो पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से डैमेज तो डेफिनेटली होगा, और ये हम लोग तो और मैक्सिमम लोग अफेक्ट होंगे, बिकॉज उस जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से तो हुए ही नहीं है। और पिछले जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, अगर 1934 का अर्थक्वेक ले लेते हैं, नेपाल में आया था, नेपाल बिहार में, उसके बाद हम लोग का तो इस एरिया में कोई इतना बड़ा भूकंप है नहीं। तो जो कंस्ट्रक्शन लेफ्ट एंड राइट हुए हैं तो वो डेफिनेटली उसको नहीं कंसिडर करके किए होंगे, ये तो मुझे समझ आ रहा है इतना करके। तो वो एरियाज ज्यादा डैमेज करेंगे। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अर्थक्वेक नहीं मारता है लोगों को, बिल्डिंग की वजह से मरते हैं, तो बिल्डिंग से डेफिनेटली जो नुकसान होगा वो ज्यादा होगा उससे करके। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप सभी मेहमान, हमारे साथ बने रहिए। इस ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे कि ज़मीन के नीचे ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ और किया जाना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो तुर्की और सीरिया में जिस तरह का भूकंप आया है, जिस तरह की तबाही मचाई है, उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कौन कौन से इलाके संवेदनशील हैं और क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, क्या क्या सबक भारत ले सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम सीधा रुख कर रहे हैं कृष्ण कुनियाल साहब का, जो आर्किटेक्ट हैं और उत्तराखंड में भूकंप रोधी तकनीक से मकान बनाने में और उनमें पारंपरिक वास्तुशिल्प का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण कुनियाल साहब, यहाँ पर आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि जिस तरह के निर्माण हमारे देश में हुए हैं, और खासकर वो इलाके जो भूकंप के आशंका वाले हैं और जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जब माने जाते हैं, उनमें जब हम मकान बना रहे हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलतियां अब तक हम लोग कर चुके हैं? मैम, सबसे पहले तो इसमें जो हम साइट सेलेक्ट करते हैं
और उसकी क्या सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है, वो साइट सूटेबल है कि नहीं है, सबसे पहले वो है। फिर उसकी प्रॉपर फाउंडेशन, और अर्थक्वेक के लिए बेस्ट है फ्रेम स्ट्रक्चर हो, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर उसकी फाउंडेशन हो और उस तरह से पूरा वो उसका सिस्टम, प्लस उसकी वॉल्स भी बाइंड होनी चाहिए आपस में, और वो हम हॉरिजॉन्टल बैंड्स देते हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ों में, वो डिजाइन तो अगर हमने जैसे मैप सैंक्शन कराते हैं तो डिजाइन में तो वो रहता है, पर एग्जीक्यूशन में काफी कमियां रहती हैं। ट्रेंड मेसन नहीं है, जो मैक्सिमम जो वर्क हो रहा है वो प्राइवेट वर्क होता है, तो वो जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो प्रॉपरली फॉलोड नहीं होता है, उसको कोई फॉलो नहीं करता है। तो मैम अभी जो एक मेजर रिक्वायरमेंट जो मैं कहूँगा कि पहाड़ों में अगर अभी आज के दिन अर्थक्वेक आता है तो काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है चीजें, उसके लिए एक रेट्रोफिटिंग टेक्निक है। रेट्रोफिटिंग जो एग्जिस्टिंग हमारे पास, यस सर, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो मकान है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम अर्थक्वेक के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर हो सकते हैं। और जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपरली डिजाइन प्लस उसका एग्जीक्यूशन फॉलोड होना चाहिए, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। कोई भी, हम जैसे उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ पे हम जो मैप सैंक्शन कराते हैं तो वो स्ट्रक्चर डिजाइनर से अप्रूव्ड वो सब होके हमारा सैंक्शन होता है, मगर जब उसका एग्जीक्यूशन होता है उसकी कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो वो एक मेजर वो है, इश्यू है। तो पहाड़ों में तो अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके मतलब बहुत जरूरत है कि ये जो रेट्रोफिटिंग और जो नई टेक्निक्स हैं, इससे हम मौजूदा स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर लें बिफोर नेक्स्ट अर्थक्वेक, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये रेट्रोफिटिंग का जिक्र अभी मैं करने ही जा रही थी। विनीत सर, आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी कि अभी जैसे कि जावेद सर अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो बात कर रहे थे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, खासकर ग्रेटर नोएडा साइड अगर हम चले जाएं, किस तरह का निर्माण वहाँ पर हुआ है, ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर बना दी गई हैं। क्या ये जो रेट्रोफिटिंग की बात की जा रही है, इसकी संभावना वहाँ पर है, वहाँ पर संभव है ये चीज़ कि जो बनी हुई इमारतें अब उनमें कुछ बदलाव किए जाए या उन्हें और बेहतर बनाया जाए ताकि वो भूकंप को झेल सके? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो बहुमंजिली इमारतें हैं 25 मंजिली 20 मंजिली, उसमें आप अगर आपने वॉल्स को कनेक्ट नहीं किया है, अगर आपने लिंटल बैंड या ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर बैंड होता है उसको वो नहीं दिया है, आपने क्रॉस बैंड नहीं दिए हैं, तो अब आज की तारीख में उनको उनकी रेट्रोफिटिंग करना तो मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। जो छोटी इमारतें हैं, जो 1 मंजिली 2 मंजिली 3 मंजिली इमारतें हैं, उनमें शायद आप कुछ ब्रेसिंग करके कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमारतों में रेट्रोफिटिंग करना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, वो जो नया कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को रेट्रोफिटिंग, जैसे कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी रेट्रोफिटिंग कर लें, वो बहुत ऊंची नहीं है, या कुछ क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं, कुछ क्रिटिकल हॉस्पिटल्स हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग कर लें हम लोग। लेकिन बहुमंजिली इमारतें जो स्काई स्क्रैपर जो खड़े हुए हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग तो करना मेरे को तो नहीं लगता कि उनकी रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। बिल्कुल, इस पर जावेद सर मैं आपका भी विचार जानने चाहूंगी, आपका भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। जो रेट्रोफिटिंग की बात की जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार जो लोग शो देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि क्या हम कुछ करवा सकते हैं, क्या हमारी बिल्डिंग इस लिहाज से अगर संवेदनशील है तो क्या कुछ हो सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो कहना यह है कि एक इमारत बनती है बेसिक फाउंडेशन से। आपका फाउंडेशन, फिर कॉलम्स आते हैं उसके, उसमें जितना भी है हम लोग देखते हैं आसपास। तो अगर वही नींव ही गलत डली है आपकी, और फाउंडेशन ही आपने गलत बनाए हैं, और कॉलम्स ही आपने नहीं लिए हैं एज पर दी बिल्डिंग कोड्स, तो उसको आप कैसे रेट्रोफिट करोगे? ऑफ कोर्स आप जो ओपन स्टोरी स्ट्रक्चर्स, जो हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि आई एम नॉट एक्सपर्ट फ्रॉम दिस, बट यस we have seen the damage in Andaman also, as well as in Ahmedabad and other cities also from 2001 और 2004 का जो भूकंप आया था उसमें। तो उसमें बेसिकली तो कॉलम्स ही ट्विस्ट होते हैं और वो ज़्यादा गिरते हैं, तो उसको रेट्रोफिट करना इतना आसान होगा नहीं। छोटे जो सिंगल फ्लोर जो घर है, ग्राउंड फ्लोर, या तो आप एक फ्लोर और ले लें ऊपर, उसको कुछ कर चाहेंगे, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को तो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है।
सुधीर कृष्ण जी को भी यहाँ पर मैं लाना चाहूंगी। सुधीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए जब आप बुनियाद रखने जा रहे होते हैं। जब आप बुनियाद रख रहे होते हैं तभी आपको इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर बुनियाद कच्ची रह गई हो, क्योंकि कई बार बायर्स इतना ज़्यादा बारीकी से इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते और वो घर खरीद लेते हैं, ऐसे में उसके बाद क्या कुछ गुंजाइश बचती है? देखिए, इसमें जो है कि वस्तु स्थिति जो है वो थोड़ा और उलझी हुई है जी। अब अगर आप दिल्ली को ही देखें तो आधे से ज़्यादा दिल्ली जो है वो स्लम एरियाज में है, और जो हम कहते हैं अर्बन विलेजेस हैं, लाल डोरा जिसे हम, अगर दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो कि आपने बताया कि जोन 4 में है दिल्ली जी। तो ये जो है जो स्लम एरियाज हैं, जिसको हम इनफॉर्मल सेटलमेंट भी कहते हैं या जो भी, तो उसमें जो है जब एक बार ग्राउंड फ्लोर का एक घर बनाया किसी ने, एक मंजिल का, और वो उसके बाद उस पर मंजिल पे मंजिल ऐड करते जा रहे हैं, वही मतलब दो एंटायर स्ट्रक्चर इज अनऑथराइज्ड। अब सरकारों का, ये दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, देश के हर कोने कोने में यही बात फैली हुई है। सरकारों का एक ध्येय रहता है कि उसको रेगुलराइज किया जाए। अभी आप देखें डीडीए के घर भी बने हुए हैं तो लोगों ने इधर एक्सटेंड कर लिया, उधर कर लिया। ओरिजिनल लेआउट, ओरिजिनल बिल्डिंग का डिजाइन कहाँ और कहाँ पर वह स्थिति है, तो ये भी है। उसके बजाय इसके कि उसको डिमोलिश किया जाए अनऑथराइज्ड को, उसको रेगुलराइज करने की बात, तो मतलब ये कॉमन एक नॉर्म बन गया है। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव ये है, और कहा यह जाता है कि ये गरीब लोग हैं वगैरह वगैरह, तो देखिए सभी की जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और कानून सबको पालन करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है, एक पहली बात तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ज्यादातर आए हैं लो लाइंग एरिया में, तालाब के किनारे, नदी नालों के किनारे, जहां पर लैंड पब्लिक लैंड थी वहां पे बनाए गए बहुत एक जी। और ये सब करके तो एक तो बहुत जरूरी ये है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने के पहले इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो कितना सेफ है। और मल्टी स्टोरी उसको बनाने के, आप देखें गलियों में चलने की जगह नहीं है, लेकिन 4-4 मंजिल बन गया जो जहाँ पहले एक मंजिल के घर थे। बिल्कुल। तो एक तो ये देखना है जी, और दूसरा ये भी मुझे कहना है कि जो स्टाफ है उसकी स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटीज के जो स्टाफ है जो भी है वो 2 तरह से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक तो ये उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अभी जोशीमठ का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हाल में ताज़ा खबर है वो। जी जी। जोशीमठ की जनसंख्या सेंसस के हिसाब से होगी 25,000, लेकिन वहां पर हर साल 2.5, 3, 4, 5 लाख लोग आएंगे, आसानी से आएंगे जाएंगे। तो जो म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ है उसको 5 लाख लोगों को संभालना है, 25,000 को नहीं संभालना है। इसलिए स्टाफ को भी हमें स्टाफ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उनकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ये स्टाफ की कैपेसिटी क्या है, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या है, इस पर भी एक बहुत आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सुधीर सर कही है कि स्टाफ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस सिस्टम की हमें जरूरत है उस सिस्टम में अगर स्टाफ ही कम होगा तो कैसे काम चलेगा। और सिर्फ यहाँ पर जागरूकता की भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग कितने जागरूक हैं इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे हम लोग भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो हमारे साथ चारों मेहमान हमारे बने हुए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं समझने की कि अगर भूकंप की स्थिति होती है तो हमारा देश या हमारे देश के जो संवेदनशील इलाके हैं वो कितनी क्षमता रखते हैं इस तरह की आपदा को झेलने के लिए। अविनीत जी, यहाँ पर मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। अगर हम जापान जैसे देशों का उदाहरण लें तो वहाँ पर जो निर्माण होते हैं वो भी इस लिहाज से होते हैं, भूकंप के लिहाज से, और वहाँ पर भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जन और धन की हानि हम देखते हैं कि वहाँ पर कम होती है क्योंकि लोग भी जागरूक हैं। कहने को ये बहुत बेसिक बातें होती हैं, बहुत शुरुआती जानकारी होती है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि वो शुरुआती जानकारी जो है वो भी हमारे लोगों तक नहीं पहुंची, वो उतना भी जागरूक नहीं है कि उस वक्त करना क्या है। तो मैं ये भी चाहूंगी कि ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं कि जब ऐसी स्थिति आती है, जब भूकंप आता है तो क्या कुछ करना चाहिए। आपका बात सही है कि अगर कोई जितना बड़ा भूकंप, कोई जैसे लातूर का किला अर्थक्वेक हमारे यहाँ आया था महाराष्ट्र में और 10,000 लोग उससे हताहत हुए थे, लेकिन इतना ही बड़ा भूकंप अगर जापान में या किसी और यूएस में कहीं पे आए तो शायद ऐसी उम्मीद है कि शायद 1 या 2 लोग वहाँ पे उससे हताहत हों। तो 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो यह है कि उन्होंने बिल्डिंग कोड्स को बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइंस, न कि केवल गाइडलाइंस, उसका एनफोर्समेंट किया, उसको लोगों को मजबूर किया कि आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा।
लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई। और फिर तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोले हैं जी, वो है हमारे यहाँ थोड़ी बेईमानी की, करप्शन की। अगर आप ध्यान से जो अभी ईस्ट एनाटोलियन फॉर्ट जो आया ये वाला, उसमें मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, तो ऐसा नहीं है कि टर्की के पास बिल्डिंग कोड नहीं था। 1999 के इज़मिट अर्थक्वेक के बाद उन लोगों ने बिल्डिंग कोड्स को काफी अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश की। एक बिल्डिंग कोड बना और उसको उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की। लेकिन अभी मैं किसी का ब्लॉग पढ़ रहा था जो कि जो साहब उसमें इन्वॉल्व थे बेचारे, उन्होंने बताया कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, जो रूल्स बनाए गए थे जी, कई जगह पे उनको बेईमानी के चलते उनको फॉलो नहीं किया गया। मतलब उसने कहा कि मैं जॉइंट में किसी में हाथ डाल के देखा तो बजाय मुझे जॉइंट कनेक्शन के उसके हाथ में स्टायरोफोम हाथ में आ गई। तो यानी कि आप सोचिए ऐसी बिल्डिंग का क्या हाशिर होगा। अगर हम लोग इस तरह की बेईमानी करेंगे तो क्या हाशिर होगा। आपने एक और बिल्डिंग देखी होगी जिसमें कि फाउंडेशन ही नहीं थी। आपने उसका फोटो अक्सर दिख रहा है यहाँ पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। तो मतलब ये तीसरी चीज जो बेईमानी वाली जो चीज है, अगर हम लोग वहां पे नहीं सुधरेंगे तो हम कितनी भी गाइडलाइन बना लें, हम कितना भी एनफोर्समेंट कर लें, ये जो साठगांठ की बात निकल कर आती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करती है इस तरह के निर्माण कार्य को। कृष्ण कुलियान साहब, अब आज की जो स्थिति है उसमें अब जब निर्माण हो तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्या कुछ ध्यान में रखकर निर्माण किए जाए? मैम, पहले तो बेसिकली जो बिल्डिंग का डिजाइन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो प्रॉपरली फॉलोड हो। अब जैसे हम मैप अप्रूव कराते हैं तो हम उसके बिगिनिंग में मैप अप्रूव कराते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसके बाद जब कंप्लीशन लेते हैं बिल्डिंग का तो सिर्फ बिल्डिंग का कंप्लीशन लेते हैं। ये कभी नहीं लेते कि स्ट्रक्चर ढंग से फॉलो हुआ है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ढंग से, मतलब जो डिजाइन है वो ढंग से फॉलो हुआ है कि नहीं। तो जरूरत है कि जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है उसके बीच में भी उसकी रिपोर्टिंग हो एक मिड स्टेट में। तो वो तब क्या है कि जब इसका कंप्लीशन है बिल्डिंग का तो उस वक्त ये जो स्ट्रक्चर ढंग से फॉलो हुआ है ये भी सर्टिफाइड हो जाए। तो आगे कंस्ट्रक्शन अगर हम उसको ढंग से मॉनिटर करें तो तब ये चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी जो अर्थक्वेक से डैमेजेस है। यस मैम, तो ये बिल्कुल नियमों का, कानूनों का अगर पालन किया जाए तो कम से कम इस तरह के जो आपदा आती है उससे हम बच सकते हैं। कम से कम उनसे जो जन और धन के नुकसान है उसको हम बहुत कुछ कम तो कर ही सकते हैं। कम से कम इन बातों का ध्यान अगर रखा जाए। विनीत गहलोत साहब, प्रोफेसर जावेद मलिक साहब, कृष्ण कुनियाल साहब और सुधीर कृष्णा साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और हम उम्मीद यही करते हैं कि इन जानकारियों के जरिए आप जागरूक होंगे। जो साठगांठ की बात की जा रही है उस तरह की चीज़ों में कमी आएगी और आगे अब ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी आपदाओं से निपटने के तहत ही जो निर्माण है वो किए जाए। ये ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो तमाम विशेषज्ञों को आपने सुना जिससे ये साफ हो रहा है कि टर्की सीरिया में जो आपदा आई उसमें इंसानी गलती ने इस आपदा को और भयानक बनाया। अगर आने वाले वक्त में हमारी सरकारें सिर्फ अंधाधुन निर्माण के बारे में ना सोचें, इस बात का भी ख्याल रखें कि जो निर्माण हो रहे हैं वो आपदाओं को झेल पाएं तो और बेहतर होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भूकंप है वो जान नहीं लेता है, वो लोगों को मारता नहीं है। जो कच्ची इमारतें हैं जो इस भूकंप का बोझ नहीं झेल पा रही हैं उसके चलते लोगों की जानें जाती हैं। इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो आगे बहुत सी ऐसी आपदाओं को झेलने में हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।